नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट में पॉलिटी क्लास में देखा था क्या, धन विधेयक को देखा था। तो धन विधेयक को तो देखो ये चीज़ आज हम देखेंगे क्या, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, जो हमने कल बात कर ली थी। अब कि एक तो देखा था कि हमने कि जो साधारण विधेयक अलग था और धन विधेयक और वित्त विधेयक में जो विश्व में अलग था कि धन विधेयक का मामला क्या है। अगर एक स्टेटमेंट में बोला जाए कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, अब बताओ, पढ़ लिया था? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? नहीं होते। देखो ना, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वही वाला बात देखा, गोला बनाया था, गोला ध्यान रख लो। ये क्या बड़ा जो गोला बनाएंगे, हालांकि हाँ ये वैसे तो सर्कल वाला या वृत्त वाला गोला 3D है, लेकिन गोला भी तो हो सकता है। ठीक, अगर मतलब बड़ा वृत्त क्या हो गया, वित्त विधेयक। ठीक है, और धन विधेयक क्या होगा, इसके अंदर कहीं पे कुछ हो जाएगा जिसे बोलेंगे धन विधेयक। ठीक, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है। और ये भारत में क्या है, तो भारत में ये आर्टिकल 110 है, अंदर वाला गोला है वो 110 है, यानी कि 110 आर्टिकल में जो जो बातें कही गई हैं तो हमने जो पढ़ी थी, तो वो सब क्या है, धन विधेयक, यानी कि 110 से बाहर कुछ भी ना हो। तो जितना जितना एक मतलब जितनी जितनी बातें लिखी थी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी बातें लिखी, उसको एक पैक बना दिया, उसको कह दिया ये हो गया आर्टिकल 110, और ये एक बड़े गोले के अंदर आता है और ये वित्त विधेयक। तो सारे धन विधेयक जो होते हैं वो सब वित्त विधेयक होंगे, और सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रख लेना। तो इनसे संबंधित कभी कोई न्यूज़ में बात चल रही होगी धन विधेयक वित्त विधेयक संबंधित, तो ऐसे करके स्टेटमेंट आ सकता है। आर्टिकल 110 ध्यान रखना है। अच्छा वित्त, अब हम लोग देखेंगे आज क्या, वित्त विधेयक देखेंगे कि वित्त विधेयक क्या होता है, यानी कि फाइनेंस बिल क्या होता है। तो इसकी परिभाषा मतलब इसको आर्टिकल 170 में बताया गया है, उसका आर्टिकल 110 है, किसका, धन विधेयक का। और साधारण विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, हंसने की जरूरत नहीं, उसका आर्टिकल नहीं है कोई। ठीक है, हमने अगर बात करी थी साधारण विधेयक में, साधारण विधेयक में क्या है कि उसकी कोई परिभाषा ही नहीं बताई है साधारण विधेयक की। तो संविधान में कोई परिभाषा नहीं, तो हम साधारण विधेयक को पहचानते कैसे, उसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। हाँ तो है ना, उसके ये तो लिखा था हम लोगों। तो साधारण विधेयक को फिर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विधेयक साधारण विधेयक हुआ, कि भाई फाइनेंस बिल को हमें देखना है तो हम समझ जाएंगे आर्टिकल 170 देख लेंगे, धन विधेयक को देखना है तो हम आर्टिकल 110 देख लेंगे, और अगर हमें संविधान संशोधन विधेयक देखना है तो आर्टिकल संविधान संशोधन 368 368, वो तुमने पहले भी पढ़ा था भाग में, तो हम तो आर्टिकल वो देख लेंगे। लेकिन साधारण विधेयक के लिए हम कौन सा आर्टिकल देखें, तो साधारण विधेयक के लिए उन्होंने कहा कि पहचानने का तरीका है कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो विधेयक अपने आप साधारण विधेयक बन जाएगा। आगे बात। ठीक, तो साधारण विधेयक हमने ये देख लिया, तो इसलिए आर्टिकल ध्यान रखना कि आर्टिकल 117 है वित्त विधेयक का, आर्टिकल 110 है धन विधेयक का, और आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन विधेयक का। और साधारण विधेयक का आर्टिकल कोई नहीं है। या कभी कोई पूछ बैठेगा इसका आर्टिकल तुम बता दो, 3 हमने बता दिए, तो कहते हैं इसका कोई नहीं है। ठीक, तो अब देखो वित्त विधेयक को हमें समझना है। संविधान में वित्त विधेयक अब 3 तरीके से बता, अगर एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, जैसे जनरली आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा, कहीं भी कोई पढ़ाएगा या पढ़े हो, तो वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2। लेकिन हम पीछे वाली क्लास में क्या देख चुके हैं, तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के हो जाएंगे, धन विधेयक भी वित्त विधेयक तो है, तो हमने भी बात क्या करी, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो इसलिए अगर कैटेगराइजेशन करना है अगर वैसे तौर पे, तो वित्त विधेयक का मतलब क्या हो गया कि वित्त विधेयक एक धन विधेयक हो गया पहला टाइप, दूसरा टाइप क्या हो गया, वित्त विधेयक प्रकार 1 और वित्त विधेयक प्रकार 2। मतलब जनरली वित्त विधेयक पढ़ना है तो हमें ये दोनों देखने हैं, लेकिन एक धन विधेयक भी तो एक इसका ही वर्गीकरण है, क्योंकि मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक का मतलब क्या है, धन विधेयक वित्त विधेयक तो ही है, उसी वित्त विधेयक के गोले के अंदर से, यानी कि हमने परिभाषा लिखी थी आय और व्यय से संबंधित। ठीक है, जो भी मामले होंगे वो वित्त विधेयक कहलाएंगे।
लेकिन कुछ चयनित मामले जैसे होंगे वो किसी एक विधेयक में डाल दिए जाएंगे तो उसको बोलेंगे धन विधेयक। और वो आर्टिकल 110 में संविधान में बताए गए कौन कौन से हैं। तो हमने देख लिया था कर लगाना, कर की समाप्ति करना, कर को नियमित करना, है ना। तो ये सब देख लिया। फिर कि जो कैग का जो कैग मतलब कैग की जैसे सैलरी है, ये किसी की सैलरी, किसी के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित करना, ये घोषित करना कि इनकी सैलरी संचित निधि भारित होगी तो इनको घोषित करना। तो ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो अब हम वित्तीय विधेयक देखेंगे कि वित्तीय विधेयक क्या है। तो ये वित्तीय विधेयक का एक प्रकार है धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में, ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। अब हमें देखना है कि वित्तीय विधेयक प्रकार, ये वित्तीय विधेयक जो हैं ये भी एक तरीके दो प्रकार के बनेंगे, प्रकार 1 यानी कि टाइप 1 ऐसे मिले होगा, फाइनेंस FV को भी लिख जाएगा, और टाइप 1 ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। FV का मतलब फाइनेंस बिल, टाइप 1 मोटा मोटा आर्टिकल 117 ध्यान रखना, लेकिन इनके अलग अलग आर्टिकल हैं, जैसे 117 क्लॉज ये एक, ठीक है, मतलब 170 क्लॉज 1 और ये 170 क्लॉज 3, ठीक। तो आर्टिकल ये क्या हो गया, वित्तीय विधेयक प्रकार 1, वित्तीय विधेयक प्रकार 2। अब कभी कभार जैसे अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे कई बार क्या होता है वित्तीय विधेयक लिख देंगे, खाली ऐसे लिखा मिल जाएगा वित्तीय विधेयक, और कुछ लिखा नहीं मिलेगा कि वित्तीय विधेयक में ये हुआ वो हुआ, जो भी कुछ बात हो रही होगी उस टाइम, जो भी न्यूज़ चल रही होगी तो वित्तीय विधेयक लिख देंगे, ना प्रकार 1 प्रकार 2 ना लिखेंगे। तो आप अगर उसमें कन्फ्यूज हो गए तो कि कौन से बात की बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान जाता रहिए करना, जब कैटेगराइज अलग अलग नहीं बांट के लिखा है प्रकार 1 प्रकार 2 तो प्रकार 1 समझना है, ठीक है। मतलब मेन वित्तीय विधेयक यही है, लेकिन कभी स्पेशली बताएंगे तो प्रकार 2 की बात हो रही तो बता भी देंगे, और नहीं सामान्य भाषा में कहीं वित्तीय विधेयक लिख दिया उसके आगे प्रकार 1 प्रकार 2 नहीं लिखा है, टाइप 1, तो इसलिए सामान्य भाषा में क्या समझना है, ये प्रकार 1 ही इसकी बात चल रही है, क्योंकि आमतौर पे इसी की बात होती है, इसकी बहुत ना के बराबर बात होती कभी होती है, तो जब होगी तो इसको स्पेशल कर दिया जाए कि हम इसी की बात कर रहे हैं, वरना वित्तीय विधेयक लिख के इतना चल देंगे। अब समझ लेते हैं ये क्या है। तो आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में ये बात लिखी है, क्या लिखी है, कौन सा विधेयक वित्तीय विधेयक होगा। राजनीति विज्ञान में और हमने विश्व में देख लिया कि क्या कहेंगे कौन सा विधेयक वित्तीय विधेयक होगा, जिस भी विधेयक में आय और व्यय से यानी कि खर्च से और जो इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित जो बातें होंगी वो सारे विधेयक यानी कि वो सब विधेयक वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंस बिल कहलाएंगे, और कुछ चयनित मामले ऐसे होंगे जो धन विधेयक बन जाएंगे। वो आर्टिकल 110 बताता है कौन कौन से मामले हैं। तो ये वित्तीय विधेयक प्रकार 1 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में कौन सा वित्तीय विधेयक कहलाएगा, तो वह विधेयक, ठीक है, जिसमें, अब ध्यान रखना थोड़ी सी ये स्टेटमेंट 3-4 बनेंगे तो कंफ्यूज करेंगे, जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित लिख सकते हैं, आर्टिकल 110 संबंधित एक या सभी प्रावधान हो, लेकिन बाहर से कोई विषय जरूर हो, ठीक है, बाहर से भी विषय हो, ये ध्यान रखना। मतलब क्या है, लास्ट आर्टिकल 110 में क्या था, धन विधेयक कौन सा होगा, धन विधेयक होगा कि 110 से 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या सब हो, लेकिन 110 से बाहर कुछ ना हो, ये धन विधेयक में था। 110 आर्टिकल 110 में जो बातें लिखी हुई हैं उस बातों से एक भी बिल में एक भी बात बाहर की बात ना हो, तो ये वो धन विधेयक कहलाएगा। इसमें कह रहे हैं कि आर्टिकल 110 में जो बातें लिखी हुई हैं, तो एक ऐसा जैसे ये बिल है, जैसे ये वाला एक बिल है, मान लो एक बिल है, तो इसमें क्या है 110 में जो बातें लिखी हैं वो बातें तो हैं, ठीक है, एक बात लिखी हो, एक आर्टिकल 110 में जितनी बातें लिखी चाहे उसमें से एक बात लिख लो, उसमें 2 लिख लो 3 लिख लो 4 लिख लो, कितनी लिख लो, तो आर्टिकल 110 से संबंधित जितनी बातें बस उतनी ही बातें हो, उसके प्लस में कुछ भी ना हो, तो प्लस में खाली पड़ा हो, ठीक है, यानी कि 0 एक तरीके से, तो ये कौन सा हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा, ठीक है, यानी बाहर से कुछ भी ना हो। अब एक बिल ये बन के आया, इस बिल में क्या हुआ, 110 तो आर्टिकल है, उससे संबंधित 1 हो 2 हो 3 हो, चाहे सारी बातें हो अलग बात है, प्लस में बाहर से कुछ ना कुछ जरूर हो, यानी कि प्लस जरूर कुछ ना कुछ जरूर हो, कुछ एक आध विषय तो जरूर हो, तो ये कौन सा बिल बन जाएगा, FB यानी कि फाइनेंस बिल टाइप 1, ठीक है, FB1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि 110 के संबंधित एक या सारे प्रावधान हो, एक ले लो चाहे सब ले लो, लेकिन बाहर से भी कोई ना कोई एक विषय जरूर हो, ठीक। तो जो आधार वाला हमने कल एग्जाम्पल लिया था, आधार वाला रेटिना प्रिंट वगैरह, तो वो वित्तीय विधेयक था एक प्रकार से। और अगर मान लो अभी इसको पढ़ ले, इसको भी यहीं पे देख लो कि जिसमें आर्टिकल 110 से कोई भी विषय नहीं हो, यानी कि आर्टिकल 110 से संबंधित कोई विषय नहीं हो, यानी कि अब ये तीसरा जो बिल है यानी FB2 वाला, FB2 किसे कहेंगे हम, वो उसे कहेंगे कि 100 मतलब
वही कुछ हो, बस कुछ बाहर का कुछ भी हो, लेकिन 110 ना हो, यानी कि जो 110 है वो बाहर पड़ा हो, इसको अंदर 110 का कोई विषय ना हो। ये बात समझा रही? यानी कि 3 बिलक हमने समझा। ये धन विधेयक कब कहलाएगा? जब आर्टिकल 10 में जो आर्टिकल 110 में जो बातें लिखी हैं तो उसमें से चाहे एक बात चाहे सारी बात हो, प्लस बाहर का कोई भी ना हो, यानी जीरो, ठीक है, बाहर का कुछ भी ना हो, तो प्लस कुछ भी ना, यानी कि इसको हटा ही दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 110 ही लिखा हो खाली, तो बाहर का कुछ ना हो, तो ये क्या कहलाए? मनी बिल। और आर्टिकल 110 प्लस कुछ जरूर, कुछ ना कोई एक आध विषय जरूर हो, 1 हो चाहे 15 हो 20 हो कितने हो, तो आर्टिकल 110 प्लस कुछ जरूर हो, ठीक। तो 110 तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंस बिल टाइप 1। और आर्टिकल 110 से संबंधित कोई प्रावधान ना हो, कोई भी विषय ना हो, लेकिन भारत की संचित निधि से धन खर्चने करने प्रावधान होगा, तो वो कुछ वाला मामला ये लिख दिया यहाँ पर, तो समझने के लिए लिख दिया यहाँ पे, कुछ बनना यहाँ जो कुछ वाली बात है कि यहाँ पे क्या लिख दोगे समझने के लिए, बाकी लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कि भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान हो, वो कुछ वाला मामला, ठीक है। तो संचित निधि वाला कंसोलिडेटेड फंड, जो अभी हम संचित निधि आगे पढ़ेंगे भी, ये बात समझ में आ रही है। तो इसको जनरली इतना आता नहीं पूछा जाता, मतलब वैसे, लेकिन जब दोनों में बांटना है टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि 110 प्लस कुछ, 110 तो कतई ना हो, और यहाँ पर भारत से संचित निधि वाला मामला वाला हो। तो ये समझ में आया। अभी इसको देखो, पहले इसी को पढ़ ले रहे हैं। तो कौन सा विधेयक वित्त विधेयक प्रकार 1 कहलाएगा? वह वित्त विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित एक या सभी विषय हों, लेकिन बाहर से भी कोई विषय जरूर हो, ठीक है। इस वाले में बाहर से कोई विषय ना हो, इसमें से मना करा गया, तो वो विधेयक वित्त विधेयक प्रकार 1 कहलाएगा, ये वाला, ठीक। अब क्या है, और इसमें सारी जो अब इसकी जो, ये तो वित्त विधेयक समझ गए, ये तो परिभाषा हो गई इसकी, तो परिभाषा तो ये हो गई। अब क्या है इसकी प्रक्रिया, इसको पारित कैसे कराना है? तो इसके भी 5 चरण तो वही हैं, ये भी 5 चरणों से गुजरेगा, ठीक है। जो 5 चरण है ये वही 5 चरण से गुजरेगा, लेकिन क्या है ये थोड़ी सी समानता रखता है, ये इन दो बातों में समानता रखता है, किसकी तरह? धन विधेयक की तरह समानता रखता है, धन विधेयक की तरह। यानी कि धन विधेयक की समानता कैसे रखता है? जैसे धन विधेयक भी क्या है, वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत करा जा सकता है ना। धन विधेयक को भी आप केवल लोकसभा में ही ला सकते हो, राज्यसभा में शुरू नहीं कर सकते हो। लोकसभा में शुरू करोगे, पारित हो जाएगा लोकसभा से, तब वो राज्यसभा में जाएगा दूसरे सदन के लिए। तो जैसे साधारण विधेयक क्या था? साधारण विधेयक था दोनों जब मैं साधारण बोलूँ तो साधारण समझ लेना तुरंत ही, कि पहले पढ़ा था धन विधेयक, दूसरे नंबर पढ़ा था, तीसरे नंबर पर आज हम ये वित्त विधेयक पढ़ रहे हैं, चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। साधारण विधेयक राज्यसभा में भी शुरू हो सकता था, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये क्या है, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। जैसे धन विधेयक भी केवल और केवल लोकसभा में, ये सारी बातें इसके पीछे हम लिख चुके हैं, तो यहाँ नहीं लिखना है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। और जैसे धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे ही इसको भी प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ रही थी, साधारण विधेयक को, ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन हमने कहा था कि अपवाद एक है, वो आर्टिकल 3, यानी कि नए राज्य का जब निर्माण करना है तब राष्ट्रपति की वहाँ पे सिफारिश की जरूरत पड़ जाएगी। वो एक साधारण विधेयक का अलग एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ को कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, इसको भी धन विधेयक की तरह। बाकी साधारण विधेयक की तरह इसकी पूरी प्रक्रिया है, मतलब जो फाइनेंस बिल प्रकार 1 है, ठीक है, टाइप 1 है, इसकी बाकी की जो प्रक्रिया बची है जो हमने साधारण विधेयक में लिखी थी, जैसे बाकी क्या लिखी थी, कुछ सोचो। साधारण विधेयक में क्या था? साधारण विधेयक में एक था कि गतिरोध अगर हो गया, जैसे देखा था, गतिरोध वाली बात थी कि भाई लोकसभा से अब राज्यसभा में जब पहुंचेगा तो राज्यसभा ने मना कर दिया, मैं स्वीकार करते से, तो राज्यसभा ने स्वीकार कर दिया, तो वो गतिरोध हो जाएगा। तो गतिरोध होने पर इसमें क्या होगा? तो गतिरोध होने में इसमें क्या हो जाएगा? गतिरोध होने में संयुक्त बैठक बैठेगी। लेकिन धन विधेयक में आपने देखा था गतिरोध हो ही नहीं सकता था। धन विधेयक में क्या देखा था? धन विधेयक में यहाँ पे लिखा था कि इसमें क्या है, राज्यसभा के पास केवल और केवल 14 दिन ही हैं। 14 दिन में वो क्या दो काम कर सकता है, या तो यस कह दे या फिर वो क्या कर दे, खाली बैठ रहा है। तो 14 दिन को हम अपने आप मान लेंगे। मतलब वो क्या करेगा, या सिफारिश भी दे सकता है। यहाँ पे सिफारिश की बात ही, हमने सिफारिश और संशोधन में अंतर समझा था कि वो यस तो कर दे,
तो ठीक है, लोकसभा ने कर दिया पारित, तो राज्यसभा यस कर दे धन विधेयक को, सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक के बारे में बात है। और वो संशोधन नहीं कर सकता कि संशोधन करके एक दूसरा बिल भेज दे लोकसभा के पास कि भाई हमने जो संशोधन, आपने जो बिल भेजा था हमारे पास, हमने उसमें 3-4 लाइनें चेंज कर दी हैं, आप जरा इसको अब ऐसे पारित कर दो अपने यहाँ, तो वो गतिरोध हो जाता है। तो संशोधन करने की शक्ति धन विधेयक के मामले में नहीं है राज्यसभा के पास, और न ही राज्यसभा इसे ठुकरा सकती है, अस्वीकृत कर सकती है कि मैं पारित ही नहीं कर रहा हूँ, तो राज्यसभा ऐसा भी नहीं कर सकती। तो राज्यसभा के पास ये दोनों शक्ति इसमें नहीं है धन विधेयक के मामले में। साधारण विधेयक जब इनके पास पहुंचेगा राज्यसभा के पास, अगर लोकसभा में शुरू हुआ है तब, बाकी वो साधारण विधेयक राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, लेकिन साधारण विधेयक अगर ये पहुंचेगा राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि राज्यसभा पारित ही ना करे, अस्वीकृत कर दे, राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन करके वापस भेज दे, राज्यसभा कुछ उसको यस कर दे, ठीक है, और राज्यसभा 6 महीने तक रोके हुए रहे अपने पास। ये साधारण विधेयक के संदर्भ में। लेकिन जब किसी विधेयक को अध्यक्ष कह देंगे ये हमने कह दिया ये विधेयक जो बिल आप फर्रा लेके आए हो धन विधेयक कहलाएगा, जब अगर कह दिया अध्यक्ष ने, तो उसकी प्रक्रिया, उसकी शक्ति अलग हो जाएंगी, यानी कि राज्यसभा अब क्षीण हो जाएगी, वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। जब राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा उसे मना भी नहीं कर सकती, राज्यसभा या तो यस कर सकती है या सिर्फ सिफारिश रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारे कहने पे 1-2 लाइन चेंज कर लो, या 1-2 लाइन ऐड कर लो, या 1-2 लाइन हटा लो, सिफारिश, उसमें संशोधन नहीं करेगी, सिफारिश संशोधन में अंतर है, ये अमेंडमेंट है। हाँ जी, हाँ, उनका फिर लोकसभा का फिर मन हुआ, लोकसभा उसमें से 1 सिफारिश माने या 2 माने या जितनी दी है सारी मान ले या 1 भी ना माने, ये लोकसभा के ऊपर रहेगा। तो धन विधेयक का मान समझा। ऐसे ही इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है, बाकी सारी प्रक्रिया, यानी कि अब इसमें अगर लोकसभा में तो शुरू होगा, लोकसभा में शुरू, लेकिन जब इसको राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, अब राज्यसभा के पास वही पावर है कि राज्यसभा यस कर सकती है किसको, फाइनेंस बिल टाइप 1 को, नो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 महीने वाली बात आ जाएगी, 6 माह वाली बात आएगी, 6 माह तक रोक सकती है। ठीक, अस्वीकार अनोखा मत हो गया, अस्वीकार तो वही क्रॉस वाली बात है, तो या तो यस करे या क्रॉस करे, ठीक। तो संशोधन या 6 माह तक इसे रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में ये नहीं था, धन विधेयक यस करो या सिफारिश दो, बस इतनी बात करो, और ये इतना करने के लिए आपके पास 14 दिन है, 14 दिन तक इसमें कुछ भी नहीं करा। अच्छा, यहाँ 6 माह तक साधारण विधेयक में वो कुछ नहीं करते थे, तो ये अपने आप माना जाता कि गतिरोध हो गया, अपने आप माना जाता था कि राज्यसभा ने पारित नहीं किया, संयुक्त बैठक बैठेगी। इनने 14 दिन तक अगर कुछ नहीं किया धन विधेयक के मामले में राज्यसभा ने, तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया, ठीक है। ये धन विधेयक की शक्ति, इसलिए ज़्यादातर मंत्री चाहते कि हमारा बिल धन विधेयक कहला जाए, चाहे उसमें हम कुछ भी लिख दें, लेकिन धन विधेयक होने की शर्त है कि भाई 110 से संबंधित ही प्रावधान हो, उससे बाहर का कोई ना हो। लेकिन चुपके से 1-2 धारा ऐसी लगा देते हैं कि चुपके लगा दी कहीं पे, और वो अपना विधेयक धन विधेयक बना लिए, ताकि राज्यसभा, इसमें कितनी राज्यसभा को शक्ति नहीं बची, राज्यसभा तक पहुंची ना, क्योंकि तब ऐसे करती है सरकारें, तब राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि हमारा बिल जब राज्यसभा में पहुंचेगा तो हमारा कानून पारित हो ही नहीं पाएगा। तो कैसे न कैसे करके इसको, जो अध्यक्ष हैं, इसको कह दें कि ये है धन विधेयक, यानी कि सर्टिफाइड एज अ धन विधेयक। तो फिर क्या, धन विधेयक की प्रक्रिया अलग हो जाएगी पारित होने की। 5 चरण इसके तो होंगे, लेकिन वो 5 चरण क्या होंगे, वो लोकसभा में ही होंगे सारे, राज्यसभा में पहुँचने नहीं देंगे। राज्यसभा में पहुँचेगी, 5 चरण घटेंगे, तो वो 14 दिन तक की बात है उनके पास, बाकी पारित हो जाएगा। तो ये अध्यक्ष कई बार खेल कर जाते हैं ऐसे करें, क्योंकि अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष ही लिखेगा कि मैं इसको सर्टिफाइड करता हूँ कि ये एज अ मनी बिल है, तो अध्यक्ष ने सर्टिफाइड कर दिया, तो उसके पास एक विशेष शक्ति आ गई कि वो अपने तरीके से जाएगा, और 14 दिन ही होंगे राज्यसभा के पास, तो सरकार के मंत्री होते हैं ऐसे करवा लेते हैं। तो फिर विवाद में बनता है अध्यक्ष का पद कि भाई अध्यक्ष, तुम अपने पार्टी वाले मंत्री को ऐसे उसको मनी बिल कह दे रहे हो, हमारे बिल को मनी बिल नहीं कह रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वाली बात समझ में आ रही है। यहाँ 6 माह में गतिरोध हो जाएगा, वहाँ 14 दिन में गतिरोध नहीं होगा, वहाँ मान लिया जाएगा कि तुमने पारित कर दिया, 14 दिन तक रोक सकते हो, इतने काम है। तो ये बाकी सारी प्रक्रिया, यानी कि अब फाइनेंस बिल टाइप 1 में सारी प्रक्रिया वही हो जाएंगी, इनके पास राज्यसभा के पास भेजेंगे, जब केवल लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा के पास जब भेजेंगे तो राज्यसभा के पास ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो जो लिखी थी कि बातें लिखी थी, गतिरोध संयुक्त बैठक बैठेगी, तो संयुक्त बैठक में फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त बैठक को, और अध्यक्षता होगी, वहाँ पर वोटिंग होगी, वो भी हम संयुक्त बैठक में पढ़ेंगे। संशोधन भी हो सकते हैं संयुक्त बैठक में, ऐसे संयुक्त बैठक में सिर्फ वोटिंग होती है, दोनों दल मिलकर बात करते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक में संशोधन भी होते हैं। वो संशोधन किस मामले होंगे, वो हम जब विधेयक पढ़ लेंगे चौथा वाला भी, तब हम एक संयुक्त बैठक का समझेंगे। तो ये समझ में आ गया, जो साधारण विधेयक में लिखा था बाकी सारी वही बात आ जाएंगी। तो ये हो गया फाइनेंस बिल टाइप 1। अब फाइनेंस बिल टाइप 2 में आते हैं
कि प्रकार 3 में ये वाली क्या मामला है। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि आय और व्यय से संबंधित और जो मामले हैं, यानी कि आय और व्यय से संबंधित यानी इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित और जितने मामले हैं, जैसे जो 110 में लिखे थे वो 110 में लिखे ही हैं, कर लगाना, कर समाप्ति करना, वो 110 से आ जाएंगे। लेकिन और सारे जितने मामले और आ जाएंगे अलग वाले, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे कि वो 117 में लिखे और वो सब इसमें आ जाएंगे वित्त विधेयक में। उसके लिए ज़रूरत नहीं, बस 110 समझ लोगे तो इतना काफ़ी है। अब वित्त विधेयक प्रकार 2 समझो। वित्त विधेयक प्रकार 2 में क्या है, वित्त विधेयक प्रकार 2 में ये है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक प्रकार 2 कहलाएगा। तो वो ऐसे वाला कहलाएगा कि जिसमें 110 से संबंधित कोई भी प्रावधान ना हो, और एक प्रावधान उसमें क्या लिखा हो कि जिसमें 110 से संबंधित कोई विषय ना हो, लेकिन भारत की संचित निधि, ठीक है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, ये हम पढ़ेंगे अभी संचित निधि को, कि भारत की संचित निधि से धन खर्च करने या खर्च करने की बात है, एक निकालना नहीं, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, निकालना नहीं, निकालने की बात नहीं हो रही, खर्च करने की बात हो रही। अंतर है निकालने और खर्च करने में, अभी हम समझेंगे, भी बता रहे हैं कि धन भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान हो इस वाले बिल में, 110 से संबंधित कोई प्रावधान ना हो। प्रक्रिया इसकी क्या है, देखो अभी प्रक्रिया पढ़ लेते तो पहले इतना समझ लेते एक वाले पॉइंट को। इस वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान, यानी कि संचित निधि, देखो ऐसे करके निधि बनी है, ठीक है, एक संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, ठीक है, इमरजेंसी फंड वाला की इमरजेंसी पड़ी तो इसमें से पैसे निकाल लिए, बात करी थी हमने, खजाना है तो खजाने में पैसे हैं बहुत सारे, तो सरकार को क्या करना है, मतलब सरकार को उसमें से पैसे खर्च, अपने जो भी रोड बनानी है, कुछ करना है, या फिर कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। हाँ, खजाना कहाँ है दिल्ली में है, ठीक, तो मतलब अपने घर में तो नहीं रखते सरकार के, वही होता है, सरकार जब बन गई उसका मतलब थोड़ा पैसे, लेकिन हाँ यही है, अब जैसे ही आप धन विधेयक बनवा लो उसको, पैसे निकल जाएंगे, पैसे तो इनसे भी निकलेंगे, फाइनेंस बिल से भी, लेकिन इसको निकालने में कठिनाई है, क्योंकि ये कैसे गुजरेगा, साधारण प्रक्रिया से गुजरेगा, इस वाली प्रक्रिया से कि राज्यसभा के पास पहुंचेगा आपका बहुमत, नहीं तो राज्यसभा भी उसमें चेक एंड बैलेंस करेगी, लोकसभा भी चेक एंड बैलेंस करेगी। इसको धन विधेयक कह दिया तो सीधे सीधे लोकसभा में ही पारित होगा, तो राज्यसभा में कोई बात ही नहीं, राज्यसभा के पास शक्ति नहीं होती, तो लोकसभा में आपका बहुमत है और साधारण बहुमत चाहिए, तो लोकसभा में आपने सरकार बना ली 100 में से 51 वाला मामला ऐसे करके, तो 51 मामला है ही, 51 ही चाहिए इसको पारित कराने के लिए। आपकी सरकार के लोग सब कह देंगे कि भाई हम पारित करवाते हैं, सरकार को मिल जाएगा पैसा, फिर सरकार अपनी मर्जी से खर्च करे या ना करे, पैसा मिल गया, और वो पैसा फिर नीचे भेजा जाता है मंत्रियों को। फिर आपको पता ही है कि मंत्री को भेजा जाता है 100 रुपये खर्च करने के लिए, मंत्री कितने खर्च करते हैं, जितने भी है ना, बाकी सब रख लेते हैं। तो ऐसा वाला मामला कि पैसे निकलना, उस खजाने से पैसे निकलते ना, और धन विधेयक बना दे हर विधेयक को, ये समझ में आ रहा। तो जो खजाना है, मेनली खजाना यही है, संचित निधि, बाकी आकस्मिक निधि में पैसे पड़े हैं, लोक लेखा है, पब्लिक अकाउंट है, ठीक है, उसमें जो पीएफ वगैरह होते हैं सैलरीज के वो रखे जाते हैं, उसमें लोक लेखा में वो दूसरे खजाने रखे जाते हैं। लेकिन संचित निधि में क्या है, जो सरकार को कहीं से इनकम टैक्स मिलता है, सरकार को कोई सरकार के ऋण चुकाता है, तो वो सरकार के हम वो भी आगे पढ़ेंगे कहाँ से पैसे आते हैं इस वाले खजाने में। तो मेनली खजाना यही है एक प्रकार से, कोष जो है, तो इसमें से पैसे निकालने हैं अगर, तो यहाँ पर पहले अभी हम निकालने बता रहे हैं, यहाँ पर जो है खर्च करना और निकालने का अंतर मैं समझाऊंगा। तो इसमें से पैसे सरकार निकालती है अमूमन, तो वो क्या है, अब इस वाले फाइनेंस बिल 2 में क्या है, जैसे इस धन विधेयक में जो पैसे निकालने हैं तो वो इससे निकलेंगे, संचित निधि से ही निकलेंगे। धन विधेयक कह दिया जाएगा तो उसको पैसे जो मिलेंगे सरकार को वो संचित निधि से ही निकाल के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो फाइनेंस बिल 2 जब बोले हो कि ये फाइनेंस बिल 2 है, तो इस वाले में क्या कहा है कि संचित निधि से धन खर्च करना है, यानी कि संचित निधि से सीधे पैसा निकाला, धन खर्च करना कहाँ पे खर्च करना, जैसे कैग आपने पढ़ा था और सुप्रीम कोर्ट इन सबके जो जज हैं, तो हमने पढ़ा था जब कैग का पढ़ा था मुद्दा, तो उसमें देखा था कि इनकी सैलरी, इनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। एक शब्द लाइन लिखी थी ऐसे, जब कैग वाला देखना, पन्ने खोलना वहाँ पीछे के, उसमें लिखा था कि इनके वेतन तो है कि वेतन इनका जज के बराबर है, बात लिखी थी हमने, लेकिन इनका वेतन में लिख दिया कि इनके वेतन संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि जब कहीं भी किसी भी अधिकारी, जो भी कोई सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी, उसके वेतन में ये लिख दिया गया कि आपका वेतन संचित निधि पर भारित है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी हालत में आपका वेतन काटा ही नहीं जा सकता। आप सरकारी नौकर एक बार बन गए तो आपका वेतन नहीं काटा जाएगा, जैसे और कहीं होता है किसी और सरकारी कर्मचारी की वेतन कम कर दिया कुछ टाइम के लिए, या फिर मान लो बहुत ज़्यादा कोई स्थिति भी खराब हो, जैसे अभी बीच में क्या कोरोना वाला मामला हुआ तो सबकी सैलरी थोड़ी थोड़ी कम कर दी गई थी, तो लेकिन इनकी नहीं करी जा सकती,
बहुत ज़्यादा कोई बिल वगैरह पारित करा जाए, फिर संशोधन करा जाए, उसमें संशोधन करके लिखा जाए कि भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, तब आप काम थोड़ा वेतन कम करें, फिर वो संशोधन करना पड़ेगा, तब अलग बात है। लेकिन इनका वेतन कम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। जब बहुत ही बुरी हालत होगी तब तो फिर ये भी चाहेंगे, जब देश के लिए काम करो तो ये भी चाहेंगे, जब सही में देश में इतनी भूखमरी फैली है तो अकेले हम इतने लाखों रुपए लेके क्या करें, जब किसी के पास 1 रुपया तक नहीं, प्रधानमंत्री के पास भी 1 रुपया नहीं है, तो कह सकते हैं। तो ऐसी वाली बात आ जाएगी। लेकिन अमूमन इनका वेतन कम नहीं, जब संचित निधि में भारत कह दिया तो इनका वेतन तो नहीं कम कराया जा सकता। समझ में आ गया? इस स्टेटमेंट का मतलब कई बार एग्जाम में अगर पूछ भी सकते हैं कि संचित निधि से भारित, किसी का वेतन संचित निधि से भारित होता है तो उसका क्या तात्पर्य है, तो भाई किसी भी स्थिति में उसका वेतन कम नहीं किया जा सकता, बस इतनी बात समझना। तो इसका मतलब यही है कि संचित निधि से अब इनको वेतन देना है, जैसे कैग को, सुप्रीम कोर्ट जज को, इनको वेतन देना है, तो इससे सीधे खर्च करना है, यानी कि सीधे वेतन यहाँ से निकाल के, एक तरीके से खर्च करने का मतलब क्या है, सीधे निकाल के इनको दे दिया। और निकालने का कई बार मतलब क्या होता है, जो खर्च का मतलब है, खर्च का मतलब ये तो निकालना ही है, लेकिन निकाल के सीधे सीधे इनको ही दिया। और कई बार निकालना जहाँ लिखा होगा, निकालना जैसे धन इससे निकालेंगे, इस वाले बनी बिल से संबंधित निकालेंगे, तो उसमें क्या है, निकाला, और हमने किस लिए निकाला, हमने रोड डलवाने के लिए निकाला, तो हम निकाल के पैसा रोड जो मंत्रालय उसको दे देंगे, उसको हमने निकाल के पैसा उसको दिया, फिर बाद में उसे किसी और नीचे को दिया, ऐसे नीचे नीचे जहाँ तक पहुँचेगा, बिल्कुल नीचे तक पहुँचेगा, मतलब उसमें यहाँ से पैसा निकल के 3-4 चरणों में नीचे नीचे पहुँचेगा, फिर जाके लगेगा पैसा, तब किसी को सैलरी मिलेगी। यानी कि जो नीचे टेंडर लेगा या जो रोड डालेगा एंड तक, तो जो वहाँ पे लेबर तक पैसा बटेगा, तो एंड में जिसको पैसा मिलना है वो कई प्रक्रियाओं के बाद आ पाएगा कि सरकार ने निकाला पैसा, उनने मंत्रालय को दिया, उनने और नीचे को दिया, और नीचे को दिया, और नीचे दिया, फाइनली किसी को पैसा मिला अपनी मजदूरी का या सैलरी का, तो वो इतने टाइम पे जाके मिलेगा। यहाँ पर क्या है, इस वाले बिल से संबंधित सीधे पैसा निकाला, किसी मंत्रालय को नहीं देना, सीधे इनको पास पैसा पहुँच जाएगा। ये मोटा मोटा अंतर है। आया समझ में कि धन खर्च करना, यानी सीधे निकाल खर्च कर दिया। अब कई बार निकाल के सरकार रखती है, किसी दूसरे मंत्रालय देती है, थोड़ा डिले होता है, काम डिले होता है, अभी तक खर्च ही नहीं हुआ, सरकार का पैसा फंसा हुआ है। ऐसा होता है ना कि जैसे सड़क बनने की, भाई वहाँ से आ गया ऑर्डर, बस पढ़ना है, टेंडर निकलना है, ये वो निकलना, तो पैसा सरकार से आ चुका होता है, सरकार भेज चुकी होती है, लेकिन नीचे देरी कर रहे होते हैं, तो वो क्या निकल तो चुका है लेकिन खर्च नहीं हुआ अभी। ये क्या है, सीधे खर्च करना है, तो निकाला और सीधे इनको पकड़ा दिया, ये खर्च हो गया। आ रहे हैं? तो ये सिर्फ इसी बिल में, तो इसमें जब से इनकी सैलरी देनी होती तो वो आता है, ऐसे करके कर दिया जाता है। तो इसलिए इसके कोई ज़्यादा उतना नहीं पूछा जाता है, बस इसकी वजह से स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। मेन सारा यही है कि पैसे इसमें से निकलने होते हैं और निकल के मंत्रालय को देने होते हैं। धन विधेयक से अलग मामला है, वही पैसे निकलने होते हैं, मंत्रालय को देने होते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो इसमें भी आय और व्यय की बात है, इसमें भी आय और व्यय की बात है। इसमें क्या है, भारत की संचित निधि से धन खर्चा, यानी कि जिन के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित हैं, ठीक है, वो सबको खर्च करे जाएंगे ऐसे। ये बात हुई इस वाले पॉइंट की। अब दूसरा आ जाए, इसमें क्या लिखिए कि इसको पारित कराने की प्रक्रिया कैसी है। तो इसको पारित कराने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, कैसी है, जैसी साधारण विधेयक की थी, यानी कि राज्यसभा लोकसभा किसी में भी ला सकते हैं, ठीक। राष्ट्रपति की सिफारिश की जैसे साधारण विधेयक को चलती थी, जरूरत नहीं पड़ती थी, इसको भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाद में बीच में हो गया चेंज कि मामला। इसमें देखना साधारण प्रक्रिया की साधारण विधेयक की तरह ही सारी प्रक्रिया है इसकी। एक अंतर है, वो छोटा सा अंतर, वो क्या है कि साधारण विधेयक को लाने में, जब लाते हैं वो लोकसभा राज्यसभा किसी में ले आते हैं, लेकिन उसमें साधारण विधेयक को पारित कराने में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड में जब पारित हो जाता है वो राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो सहमति चाहिए, लेकिन लाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं है, पेश करने के लिए, टेबल करने के लिए। तो इस वाले विधेयक में क्या है, प्रकार 2 में, कि जब एक सदन पास कर देगा, कई बार तो ऐसा लिखा भी मिल जाएगा कि कहीं किसी भी किताब में ऐसा मिल जाएगा, पुरानी किताबों में, कि राष्ट्रपति की सिफारिश इसको नहीं पड़ेगी। फाइनेंस, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च मारोगे तो फाइनेंस बिल जो टाइप 2 है, इसको पारित करना है कि राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा लिखा होगा। लेकिन फिर बाद में किताबें जो चेंज हो उसमें आगे लिखा मिल जाएगा कि दोनों सदनों से सिफारिश, दोनों सदनों में पारित कराने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा आ जाता है कि इतना है कि पहले किसी भी समय, मतलब क्या, अगर एक सदन ने पारित कर दिया, अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा ने पारित कर दिया, अब लोकसभा से राज्यसभा में पहुंचेगा, ठीक है, या राज्यसभा में आया तो राज्यसभा ने पारित कर दिया, फिर लोकसभा में पहुंचेगा, तो ये तो कहीं भी शुरू हो सकता है। लेकिन जब एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन में जब पारित होना जाना वाला है, तब किसी भी समय इसको राष्ट्रपति की जरूरत, सिफारिश लेनी पड़ेगी, तब वो दूसरे सदन में जाके पारित हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति इसको कहें तब कहेंगे कि हाँ
अब ये पारित होगा, यानी कि राष्ट्रपति इसको रोक सकते हैं, अगर सिफारिश नहीं देंगे तो रुक जाएगा, तो उनका वेतन रुक सकता है, लेकिन रुकता नहीं है क्योंकि उनका वेतन है वो देना ही है आपको, वेतन काम करा उनने। तो 110 ये अब आ गया, समझ में आया, 110 17 110 ये आर्टिकल समझ में आ गया। तो ये वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2, मतलब इसमें क्या है, दो समानता है, ये ध्यान रखना, केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफारिश में जाएगी, ये ध्यान रखना, दो तरह धन विधेयक की तरह समानता रखता है। ये ध्यान रखना कि सारी प्रोसेस की साधारण विधेयक की तरह जो हमने पढ़ी थी, लेकिन एक अंतर है, बस साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। कब? जब पहला सदन पास कर देता है, जब दूसरे सदन में जाने वाला होता है बिल, तब राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत इसको होती है, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत इसको है। फाइनेंस बिल टाइप 2 इसको नहीं है, ठीक, मतलब राष्ट्रपति इसको मतलब धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत है, वो साधारण विधेयक को नहीं है। साधारण विधेयक को आर्टिकल 3 वाला अलग बात समझ लेना, साधारण विधेयक को आर्टिकल नहीं है, साधारण विधेयक एक मोटा, इसलिए मैंने साधारण विधेयक हम लोग पहले पढ़ा था कि साधारण विधेयक समझ जाओगे, गतिरोध वगैरह समझ जाओगे, तो फिर ये दोनों बिल आराम समझ में आ जाएंगे। अब संविधान संशोधन विधेयक बचा है, वो छोटा सा हम उसको समझ लेंगे, और उसके बाद संयुक्त बैठक समझ लेंगे, दोनों चीज़ें जरा सी हैं तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो ये इतना स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक, आप इसको लिख सकते हो आराम से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।